हेलो जी, हाउ आर यू वेल। आप सभी का स्वागत है टैप रूट फाउंडेशन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इसकी बेसिक से ए टू जेड जानने वाले हैं कि वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशंस क्या है, फार्मूला क्या है, इसका डेरिवेशंस क्या है, गॉस थ्योरम क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के लिए होने वाली है। तो ये सारी चीज हम देखेंगे। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कुछ न कुछ आता रहता है हमारा। इसका एप्लीकेशंस भी बहुत ही ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी का इम्पोर्टेंस साबित होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि जो गॉस की थ्योरम और वैद्युत फ्लक्स को हम समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कुछ बेसिक्स टर्म होते हैं ये क्या होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एरिया वेक्टर समझते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तो क्षेत्रफल सदिश होता है कि अगर आपके पास कोई भी क्षेत्रफल है तो उसके अभिलंब के अनुदिश अभिलंब के अनुदिश को एकांक सदिश ले लेते हैं तो वो जो होता है हमारा एरिया वेक्टर कहलाता है। यानी जो हमारा ए वेक्टर होगा, एकांक सदिश मतलब जैसे ये मान लो बोर्ड है हमारा, तो ये जो बोर्ड है इसके लंबवत बाहर की ओर एरिया वेक्टर होगा। और ये मान लो आपका कोई सरफेस है, ऐसे होगा तो ये लंबवत बाहर की ओर एरिया वेक्टर होगा। हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमारा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो मान लो कोई अभिलंब यानी जो पृष्ठ है उसके अभिलंब का कोई एक अभिलंब के अनुदिश कोई एकांक वेक्टर है हमारे पास, तो उसको हम एरिया के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एरिया वेक्टर आ जाता है। यानी जो फार्मूला हमारा निकल के आता है, वेक्टर ए बराबर ए इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? अभिलंब के अनुदिश एकांक सदिश है, जहां एन कैप अभिलंब के अनुदिश एकांक सदिश है। एकांक सदिश होता है। तो ये आपका, यहाँ से हम हमेशा ये समझ लीजिए कि जो एरिया वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होते हैं बाहर की ओर, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हमारी जो अगली परिभाषा आती है कि हमारा जो है कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है, ये सारी चीजें। तो किसी वृत्त के चाप द्वारा किसी वृत्त की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, मान लो ये कोई आर्क है, आर्क मीन्स चाप, ये कोण मान लो थीटा है, इसके केंद्र पर ये क्या है? सेंटर है, ओ वृत्त का सेंटर है। तो ये आर्क द्वारा जो कोण अंतरित करता है उसको हम लोग समतलीय कोण कहते हैं, क्योंकि जो वृत्त होता है प्लेन होता है, 2D फिगर है आपका। तो यहाँ पर जो हमारा कोण होता है, कोण मान लो ये छोटा सा कोण डी थीटा है या थीटा है, तो कोण बराबर चाप, बहुत पुरानी परिभाषा, आर्क अपान रेडियस, त्रिज्या। आर्क अपान रेडियस, ये चाप बटे त्रिज्या हम लोग पढ़ते हैं। तो चाप बटे त्रिज्या जो होता है हमारा
ये समतलीय कोण कहलाता है। अब एक कंडीशन हो जाती है कि अगर चाप का मान हम रेडियस के बराबर ले लें तो वो जो कोण आता है उसको हम 1 रेडियन बोलते हैं। फिर से समझो, अगर हमारा जो यदि आर्क मतलब चाप बराबर हो जाए त्रिज्या के यानी आर के, तो जो कोण आएगा वो हमारा 1 रेडियन कहलाएगा। तो कोण बराबर हो जाएगा हमारा कोण थीटा बराबर आर बाई आर, मतलब आर से आर जाएगा कट, तो ये क्या कहलाएगा 1 रेडियन, ये कहलाएगा। तो 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप द्वारा आंतरित होता है। यानी 1 रेडियन वह घन कोण है जो त्रिज्या की लंबाई के बराबर के चाप द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित होता है या आंतरित करता है। मीन्स ये जो रेडियस है, मान लो ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर, तो जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा 1 रेडियन। फिर से समझ ले डेफिनेशन, 1 रेडियन वो कोण है, वो कोण होता है जो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के के बराबर वाले चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित होता है। केंद्र पर आंतरित होता है। तो ये आप लोग एकांक वेक्टर क्या होता है यानी क्षेत्रफल सदिश क्या है वो समझे, और 1 रेडियन क्या है वो आपने समझा है। तो फटाफट नोट करिए, फिर हम आप पढ़ते हैं घन कोण क्या है। तो घन कोण समझने वाले हैं हम लोग, तो आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम समझते हैं घन कोण क्या है। तो घन कोण जो है इसी प्रकार जैसे हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है, जी जैसे हमारा एक रेडियन होता है, इसी प्रकार किसी पृष्ठ के लिए, किसी गोलीय पृष्ठ के लिए, जैसे हमारे पास मान लो कोई 3D फिगर है, कोई गेंद है। अब गेंद की छोटे से एरिया द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है, जो भी कोण आंतरित होता है, तो ये कोण हमारा डी ओमेगा कहलाता है और ये इसका एरिया है डी।  ए।
तो यहाँ पर ये जो कोण आप देख रहे हैं इसकी रेडियस यहाँ भी आ रही है। तो ये 3D फिगर है, कोई गेंद है आपका, तो गेंद का थोड़ा सा पृष्ठ एरिया आपने ले लिया है, उस पृष्ठ एरिया को आपने मिला दिया है केंद्र से। तो जो कोण जैसे शंकु मार का दिखेगा, आइसक्रीम वाला जैसे खा रहे हो वैसा दिखेगा, 3D फिगर है ना। तो वो जो कोण बना रहा है हमारा, वो कोण हमारा घन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा के लिए हम कहेंगे, जैसे हमने कहा था कि जो एक रेडियन वो कोण होता है जो वृत्त की चाप द्वारा त्रिज्या के बराबर की लंबाई हो, उसके द्वारा जो उसके केंद्र पर आंतरित होता है, एक रेडियन कहलाता है। इसी प्रकार घन कोण जो घन कोण होता है, घन कोण वह कोण होता है जो किसी गोलीय पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित करता है, द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित करता है। तो ये हो गया। यहाँ इसके डिफिनीशन के अनुसार जो एरिया होता है हमारा DA, ये अनुक्रमानुपाती होता है। हमारा जो DA होता है, ये जो हमारा R होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है DA अनुक्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। तो किसी भी गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर जो गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर जो आंतरिक क्षेत्रफल है, ये छोटा सा आप देख रहे होगे, ये वाला ऊपरी ये वाला क्षेत्रफल DA, ये समानुपाती होता है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन उसकी रेडियस के स्क्वायर के समानुपाती होता है, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट आता है वो होता है d ओमेगा। तो यहाँ से निकल के आता है DA बराबर d ओमेगा इंटू R स्क्वायर। ये समानुपाती नियतांक होता है और d ओमेगा को ही हम लोग घन कोण कहते हैं। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाता है, भाग हो जाएगा, तो DA अपान में R स्क्वायर। तो d ओमेगा बराबर ये आता है हमारा। d ओमेगा क्या है? ये घन कोण है, घन कोण होता है। R क्या है? गोले की त्रिज्या है। और DA क्या है? गोले के पृष्ठ पर छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण आंतरित हो रहा है उसी को हम लोग d ओमेगा कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मान लो हमको पूरा कोण चाहिए, गोले के केंद्र पर होल को जो एंगल है वो कितना होगा वो चाहिए, तो हम लोग इसको कर देते हैं समाकलन। तो जैसे ही d ओमेगा का आप समाकलन करोगे
और इधर भी समाकलन लगाओगे डी अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट है तुम्हारा, तो डी ओमेगा का हो जाता है ओमेगा, और यहाँ 1/r² हो जाता है बाहर। डी का छोटा सा ये क्षेत्रफल है, उसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ से हमारा आ जाता है पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², अगर रेडियस r है तो r² से r² कट जाता है, तो हमारा जो गोले का संपूर्ण जो कोण होता है वो 4π होता है। किसी भी गोले का संपूर्ण कोण जो होता है वो हमारा 4π स्टेरेडियन होता है। तो लिख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो कोण होगा 4π स्टेरेडियन, मात्रक है। स्टेरेडियन किसका मात्रक है, तो इसको आप कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके लिए तो इतना आप कर लीजिए। तो नोट हो गया होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो ये स्टेरेडियन क्या है, घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन को हम लोग। तो ये जो पूरा कोण आया है गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आया है 4π, तो किसी भी पूरे होल गोले के पृष्ठ द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो 4π बनेगा, यानी 4π बनेगा। अब आगे हम देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। एक स्टेरेडियन क्या होता है उसकी परिभाषा देखते हैं। ये एक स्टेरेडियन क्या है, तो एक स्टेरेडियन एसआर से इसको हम लिखते हैं। एक स्टेरेडियन वो घन कोण है, वो घन कोण है जो किसी गोले के केंद्र पर गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है, आंतरित किया जाता है जब गोले का क्षेत्रफल जब गोले के किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। तो ये है हमारी परिभाषा। तो एक स्टेरेडियन वो घन कोण है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि तो जो डी ओमेगा है ये हमारे अकॉर्डिंग टू फार्मूला डी अपॉन r² आता है, यानी जो घन कोण है ये फार्मूला है, मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो ये जो डी ओमेगा, ये जो डी है छोटा सा क्षेत्रफल, ये वाला जो छोटा सा क्षेत्रफल है इसको हम इस हिसाब से लें कि r² के बराबर हो जाए, तो जो कोण हमारा बनेगा वो एक स्टेरेडियन कहलाएगा। यानी जो
आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो इस केस में ये हमारा 1 स्टेरेडियन आ जाता है। तो 1 स्टेरेडियन वो घन कोण है जो गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है जब गोले के किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। तो बहुत ही हलवा है। तो 1 स्टेरेडियन आप लोग समझ गए होंगे। और आपने क्या समझा कि किसी संपूर्ण गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है वो 4 पाई बनता है, 4 पाई बनता है। ये सारी चीजें हैं। अब हम आगे यहाँ पर ये समझेंगे कि मान लो अभी तो जो भी एरिया यहाँ पर जो आपका एरिया वेक्टर है और एकांक सदिश है वो दोनों एक ही कोण पर है। पूरा इसी मतलब दोनों अभिलंब सदिश के अनुदिश ही एकांक सदिश है, यानी 0 डिग्री कोण बन रहा है, दोनों पैरेलल है। तब के लिए फार्मूला आता है डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन मान लो हमारा कोई पृष्ठ ऐसा है इस तरह से कि इसका जो है ये कोण जो है हमारा डी ओमेगा है और इसका ये हमारा एकांक सदिश जो अभिलंब के अनुदिश है। और इसको हमने किसी कोण पर क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। तो इसका एरिया वेक्टर अब घूम गया है। ये हमारा एरिया वेक्टर है डी। तो ये कोण हो गया थीटा। उस केस में जो फार्मूला आएगा तो हम कंपोनेंट लेंगे, तो इधर इसके लॉन्ग क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा आ जाएगा। तो वहां से हमारा ये वाला जो इसका कंपोनेंट आएगा इसके अनुदिश वो क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा। तो जो जहां पर हम लोग एरिया लिए थे वहां पर डी कॉस थीटा ले लेते हैं। तो अगर किसी कोण पर झुका हुआ पृष्ठ है उसका एरिया नॉर्मल वेक्टर दूसरी दिशा में है, एरिया वेक्टर दूसरी दिशा में है, तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इससे हमारा वो भी फार्मूला आ जाएगा, जब दोनों पैरेलल होंगे तो cos 0 रखोगे तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। और क्या, तो ये हमारा आ जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। जब पैरेलल होंगे तो cos 0 1 होगा, तो ऊपर वाला फार्मूला आ जाएगा उससे। तो इसलिए हमारा ये फार्मूला जर्नल है, ये सबके लिए लगेगा। आगे अभी हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर गॉस की प्रमेय का प्रूफ करेंगे, तो ये वहां लगेगा डी ओमेगा बराबर, ये हमको रखना पड़ेगा। तो वहां पर हम लोग रखेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अच्छे से इसको पढ़िए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो अगला लेक्चर आएगा गॉस थ्योरम और उसकी निष्पत्ति यानी प्रूफ आएगा, जो कि काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ में।